सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो हमारे पास था वास्तविक इकोनॉमिक थी, मतलब जो हमारे पास वास्तविक अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है वो थी, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक, तुम्हें मैंने क्या बातें की थी भाई कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब हो जाता है जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में देखा जाता है। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में देखते हैं इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर हमें बातें क्या समझनी है, उन बातों को सुन के चलो। सबसे पहली चीज़ देखो भाई, मैं तुमसे अगर ऐसा बोलूँ कि भाई मान के चलो, मैं इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने बोला कि अगर इसी तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ती रही तो आगे आने वाले 2025 में, फिर मान लो 2050 में हमारी देश की जनसंख्या डबल हो जाएगी। ठीक, फ्यूचर की बात है। ठीक, ऐसे प्रेजेंट की और पास्ट की बातें होती है, जिसको बिल्कुल नहीं पता ना भाई एक बार लास्ट क्लास की वीडियो देख लेना, मैं हल्का सा हिंट दे दे क्या होता है इसके अंदर। फिर सुनो, अब जो मेरे पास नेक्स्ट है हेडिंग डाल लो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, इसको आदर्शात्मक अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक ना, शुरू करो। हमारे पास जो हेडिंग है वो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिसको हम बोलते हैं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। भाई समझो ये होता क्या है। देखो मैं तुम्हें पिछले वाले में क्या होता था, जो मेरे पास जो पिछली इकोनॉमिक्स थी मतलब कि जो मेरे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव के अंदर कोई थॉट्स नहीं होते, कोई मन की बातें नहीं होती, जो भी बातें हम बोलते हैं, फिर जो बात सोचते हैं, वो सारे के सारे हमारे डिपेंड किस पे होते हैं भाई, डाटा पे, फैक्ट पे होते हैं। ठीक है, किसी भी आंकड़ों के हिसाब से बोला जाता है वो। ठीक, मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि भाई देखो हमने डाटा जमा किया, हमने देखा कि एक साल में 40 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक, फिर उसके अगले साल में 80 लाख हो गए। ठीक, उसके अगले साल में 1 लाख, मतलब 1 करोड़ 20 लाख हो गए। तो ऐसे बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि हर साल जो है 40 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से अगर रेट बढ़ता रहा ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कम से कम 5 से 6 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, तुम फोकस्ड रहा करो, तुम उधर कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। बस मैंने एक बात बोली है कि अगर मान लो एक साल में 40 लाख लोग हैं ना, उनकी नौकरी जा रही है। ठीक, तो उसके अगले साल 40 लाख लोगों की और चलेगी, तो 80 लाख हो गए। फिर उसके अगले साल में 40 लाख की और चलेगी, तो 1 करोड़ 20 लाख हो गए। बस मैंने इतना बोला और तुम्हें ये समझ में नहीं आया? हाँ, तो इसे बोलो सुना नहीं। सुनो, तो भाई मैंने क्या बोला कि ये सारी बातें होती है हमारे पास। तो अब ये मेरे पास क्या चल रहा है भाई, अगर मैं इस डाटा के बेस पे बोल दूं कि हाँ भाई ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आएगा आगे कि जिसमें होगा ऐसा कि हमारे देश की जनसंख्या है ना, वो मान लो कि बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। ठीक है, बेरोजगार हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अब देखो मैं तुम्हें इसके आगे जो जो बातें बता रहा हूँ ना, उनको थोड़ा सा फोकस से सुनना। हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, जिसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र बोलते हैं। भाई इसका मतलब क्या होता है? देखो इसमें हमें एक वर्ड समझना है, उसका मतलब है व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू मतलब कि क्या होना चाहिए, मेरे तरीके से क्या होगा। मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि अच्छा महात्मा गांधी की योजना पता है वाली, मनरेगा बोलते हैं। महात्मा गांधी ग्राम, उसको मनरेगा ना, मनरेगा बोलते हैं उसे। ठीक है, अब तो मेरे पास क्या, देखो मनरेगा जब महात्मा गांधी ने चलाया, उन्होंने क्या सोचा होगा? उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर मैं इस योजना को चला रहा हूँ तो हमारे देश से बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए। क्या बोला मैंने? हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर अगर इसी तरीके से मैं बोल दूं कि भाई एक बात और है कि अच्छा अभी ना, जैसे मान लो जब हमारी कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम ना हर साल में कोई ना कोई सी योजना आ रही है। ठीक, कि किसान के पैसे माफ़ कर दिए जाएंगे। अच्छा एक सुना है BPL कार्ड की योजना निकली है, हरियाणा में है, जिसका हरियाणा का राशन कार्ड है ना, उनको फ्लैट दिए जा रहे हैं। जिनका हरियाणा का राशन कार्ड है उनको फ्लैट दिए जा रहे हैं। तो भाई इसके पीछे क्या रीज़न है? अब ना इसकी भी एक योजना बना रखी है। ये जो योजना है उसका एग्जैक्टली नाम पता नहीं बस मेरे को। इस योजना के अंदर क्या है, बोल रखा है कि भाई जो भी वो सारे लोग जिनको बहुत ज़्यादा किराया पे करना पड़ता है, ठीक, उनको हम सिर्फ मंथली 2000 रुपये के हिसाब से, जितने फैमिली मेम्बर है ना घर में, उतने BHK का फ्लैट देंगे। जैसे मान लो 6 फैमिली मेम्बर है, ठीक है, तो 6 BHK, लेकिन ऐसा देंगे नहीं, पागल बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दर्जन में लोग हैं, तो थोड़े 12 BHK का फ्लैट दे दिया। हाँ भाई, अच्छा तुम्हें पता है, जैसे तुमने देखा होगा कि बहुत सारे नालों के साइड पे बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो वो एकदम झोपड़ी वोपड़ी डाल के रह रहे होते हैं। पता है लोग कौन होते हैं? ये सुनो, ये सारे नहीं, ये जुग्गी की नहीं कह रहा मैं, जैसे तुम्हें स्कूल है बदरपुर वाला, तो उसके, हाँ अब पता है कौन है? इसको बोलते हैं, पता नहीं कहाँ के लोग हैं, मतलब कि मद्रास या फिर इस तरह के जैसे लोग बोलते हैं वो।
हाँ हाँ महाराष्ट्र है, हाँ ठीक है, महाराष्ट्र के लोग हैं सारे सारे यहाँ पे, उनको बांग्ला, हाँ ठीक है भाई बांग्लादेश, हाँ एग्जैक्टली बांग्लादेश है, हाँ ये सारे बांग्लादेशी लोग हैं, ये जो सारे लोग हैं बांग्लादेशी लोग हैं, बांग्लादेश से इनको भगा दिया जाता है, ठीक। जब इनकी सरकार यहाँ से भगाती है इनको, ठीक, वो कुछ टाइम के लिए वहाँ दोबारा आते हैं, यहाँ पे इनको आज़ादी है इंडिया के अंदर भाई, वहाँ पे उनका ना कोई कार्ड नहीं है, वहाँ पे देखो मुझे बताओ, यहाँ पे कोई फॉरेनर घूमता रहेगा ना, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो पूरी ज़िंदगी यहाँ बता दे, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा उसे। मुझे बताओ तुम्हारी गली में कोई फॉरेनर रह रहा है, तुम कुछ बोलोगे हाँ ठीक है रह तो रह रहा है, हाँ वो कुछ गलत हरकत करेगा ना तो तुम पुलिस वाले को कॉल मार दोगे, अब पुलिस वाले उसके ऊपर फिर जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर जाके बातें होती हैं, ठीक। अब सुनो, अब मैं तुमसे ऐसे ही कह रहा हूँ कि देखो एक एग्जांपल और दे रहा हूँ कि हमारे देश में हर साल जो है ना 10,000 फॉरेनर आ रहे हैं, चलो मेरे 10 लाख फॉरेनर आ रहे हैं घूमने के लिए, ठीक। तो अब ना किसी एक इकोनॉमिक्स ने बोला कि अगर इसी तरीके से लगातार हमारे देश में फॉरेनर आते रहे और आते रहे, ठीक, तो एक टाइम ऐसा आएगा हमारे पास कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है अब ग्रो कर जाएगी। पता है कैसे? सुनो, एक फॉरेनर आएगा कम से कम, वो भाई मान लो कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, और तुम्हें एक बात तो पता है हमारे इंडिया के लोग काटते बहुत है फॉरेनर को, 100 रुपये का झोला होता है उनको 500 रुपये में चेपते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो देखो भाई किसी भी देश के अंदर ना अगर अदर कंट्री के लोग आते हैं तो उस देश की ग्रोथ होती है। दुबई के बारे में सुना है ना? दुबई का तेल खत्म हो रहा है अब, ठीक, लेकिन जो वहाँ पता है अपनी डेवलपमेंट चल रही है, डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं वो सारे वहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह, जो बिल्डिंग है ना उसको मस्त बना रहे हैं। पता कैसा बना रखा है? देखो ऐसा कुछ बना हुआ है ना वहाँ पे, ऐसा बनाया है और पता नहीं क्या क्या कर रखा है, ऐसा ये बना रखा है, ठीक, इस तरीके से। तो ये ना ऐसे बिल्डिंग बनी हुई है, ऊपर से देखते हैं ना तो ऐसे पूरी दिखती है, पूरी कॉलोनी टाइप, पीछे पानी वानी है। अब सुनो, पता क्या है यहाँ पे जो दुबई है वहाँ पे ऐसा होता है कि अब ना ज़्यादातर ना लोग टूरिज्म पर्पज से पैसा कमा रहे हैं, लोग गए यहाँ से, ठीक है, तो पैसा खर्च करेंगे वहाँ पे, तो अब इस चक्कर से पैसा कमा रहे हैं वहाँ पे। पहले तेल बेच के पैसा कमा रहे थे, कुछ दिन में कुछ सालों में तेल खत्म हो जाएगा, तेल खत्म तो और पैसा कहाँ से कमाएंगे भाई, ठीक है, वहाँ पे हाँ गोल्ड वगैरह भी सस्ता बिकता है यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं ये बोलूँ कि अगर हमारे देश में फॉरेनर ज़्यादा आते रहेंगे ना, तो मैं बोलूँगा कि अगर इसी तरीके से हमारे देश में फॉरेनर आते रहे तो एक टाइम ऐसा होगा कि भाई हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो कर जाना चाहिए, ठीक। वैसे पता ये फैक्ट के बेस पे है, समझ में आ रही बात? ये है फैक्ट के बेस पे, डाटा के बेस पे। तो ये मेरे को बताओ कि हमारे पास नॉर्मेटिव है या फिर पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, डाटा के बेस पे है ना। हमें अगर कोई सी भी जानकारी दे रखी है, ठीक, और अगर वो डाटा के बेस पे है, क्या बोला मैंने? अगर कोई सी भी जानकारी और डाटा के बेस पे आंकड़ों के आधार पे है तो हम उसको क्या बोल देंगे? पॉजिटिव, ठीक है। और जिसको नॉर्मली क्या बोलते हैं भाई हम? वास्तविक अर्थशास्त्र बोलते हैं, हिंदी के अंदर वास्तविक अर्थशास्त्र और इंग्लिश के अंदर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इन बातों में दिक्कत वाले किसी को? लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, क्या बोला मैंने? कि ऐसा होना चाहिए, तो हाँ, अगर कोई भी चाहता नहीं हाँ भाई ऐसा हो जाना चाहिए, मैंने बताया मनरेगा वाला, तो अगर इसमें क्या बोला है भाई, अगर ये योजना लागू हो गई तो हमारे देश में बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है, हमारे देश के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो जानी चाहिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाता है हम क्या बोलते हैं वैसे? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और हिंदी में है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र बोलते हैं इसको। हमारे एग्जाम में इसके जब भी क्वेश्चन आते हैं ना तो वो एक स्टेटमेंट लिखी हुई आती है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक, पिछले साल का पेपर उठा के देखना एक बार, उसमें लिखा होता है भाई, एक लाइन लिखी होगी, अब पूछे बताओ ये किस टाइप की स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है, ठीक। मतलब कि हमारे पास एक है भाई, एक तो देखो हिंदी में जो बोलेंगे वास्तविक है या फिर आदर्शात्मक है, इसमें दिक्कत तो नहीं पा रही किसी को? चलो लिखना शुरू करो उसके अंदर, पहले इंग्लिश में लिख लो। Normative economics is the economics of what ought to be. Is the economics of what ought to be. OUGHT. What ought to be. OUGHT. Ought to be. हाँ भाई ये वाली बातें तो लगी। मैंने क्या बोला? मेरे पास जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है क्या ये, जिसमें हम देखते हैं व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके आगे लिखो, इट डील विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट, इट डील विद
ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट, related to the economic issues or economic problems हाँ भाई, ये वाली बातें क्लियर है पहले। अब ना इसको हिंदी में लिखो जरा। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए से संबंधित है, क्या होना चाहिए से संबंधित है। यह है आर्थिक मुद्दों अथवा आर्थिक समस्याओं, यह है आर्थिक मुद्दों तथा आर्थिक समस्याओं पर आधारित अर्थशास्त्रियों के विचारों से संबंधित है, अर्थशास्त्रियों के विचारों से संबंधित है। हाँ भाई, पहले वाली बातें पता लग गई। मैं तुम्हें इसका कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला एक एग्जाम्पल इसका, भाई इसको हिंदी में मनरेगा और इंग्लिश में मगनरेगा वैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, जो इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं। तो देखो ये मनरेगा वैसे वही है, मगनरेगा वैसे मनरेगा। देखो MGNREGA, फिर वही जी साइलेंट कर दिया, MGNREGA। इसके ब्रैकेट में डाल लो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। विल वन डे ब्रैकेट क्लोज कर दो, एक्ट के बाद गारंटी एक्ट लिखा तुमने, हाँ, तो उस ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब लिखो विल वन डे bring an end to the economic problem will one day bring an end to the problem of unemployment in the country, अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। भाई तुम्हें वाली बातें पता लग रही है। हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी का लिख लो कि मनरेगा एक दिन बेरोजगारी की समस्या का अंत करेगा। इसको हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, हिंदी के अंदर। तो मैंने क्या बताया, देखो मैंने बोला कि जो मनरेगा है वो एक दिन देश में बेरोजगारी की समस्या का अंत करेगा। बस में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? अब सुनो भाई, देखो सबसे बड़ी बात हमें क्या समझनी है इसके अंदर कि इस इकोनॉमिक्स के अंदर हमें एक बात समझ के चलनी है कि सुनो, जो हमारे पास रियल इकोनॉमिक्स है ना, इसके अंदर एक बात समझ के चलनी है कि हम कुछ भी हम चाहेंगे कुछ, ठीक, अब वो हो ना हो बात की बात है। नॉर्मल से बात, तो ये जो इस इकोनॉमिक्स के अंदर एक बात पता लगती है हमें कि हमारी थॉट पे डिपेंड करता है, ठीक, हमारे ओपिनियन क्या है। मैं तुमसे ऐसा बोलूँ कि महात्मा गांधी फ्री राशन, महात्मा गांधी कह रहा हूँ मैं, आज नरेंद्र मोदी फिर राशन बांट रहा है मान लो, ठीक है, तो अब इससे हम ये लगाएंगे कि भाई अगर ऐसा नरेंद्र मोदी फ्री राशन बांट रहा है तो देश के अंदर ना कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो केजरीवाल है, ठीक, केजरीवाल क्या कर रहा है भाई, केजरीवाल जो है वो उसने जो फ्री जो टिकट है कर रखी है, फ्री टिकट कर रखी है, बस की बंद होने आ रही। हाँ, जब इतने सारे इशूज उठेंगे तो बंद ही होगा ना। अब सुनो भाई, वैसे चलाते नहीं है, नहीं स्कूल की लड़कियों को नहीं चलाते हैं वो, हाँ बोलते क्या ही चढ़ाए इन्हें, पैदल जाओ। सुनो तो यार बस नारी क्या बोल रहा हूँ मैं, तो देखो ये सारी की सारी क्या बातें हैं भाई। जैसे मैंने बोला कि जो फ्री टिकट बांट रखी है, तो इस हिसाब से दिल्ली का बजट हिल जाना चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है।
जब भी हम सोचे ना कोई स्टेटमेंट लिखी है और हम सोचे किसी ने अपनी मन की बात लिख दी है, किसी ने अपने विचार लिख दिए इसके अंदर, तो भाई समझ जाना हमारे पास क्या एक तरीके से नॉर्मेटिव है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है। इसके फीचर्स डालो भाई, लिख लो, हेडिंग डाल लो अगली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, आदर्शात्मक कथनों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। वो दोनों किधर है भाई, वो दोनों किधर है? लिखो भाई इसमें पहला पॉइंट, पहले इंग्लिश वाले लिख लो। These statements involve value judgment. These statement involve value judgment. भाई समझो है क्या, मैंने क्या बोला, ये जो स्टेटमेंट है इसमें वैल्यू जजमेंट होती है, किसी भी चीज़ को जज किया जाता है, बिना जज करे नहीं बोल सकते। ऐसा थोड़ी ना कि हम बोल रहे हैं अच्छा मोदी है कल को वो सोना बांटेगा, ऐसा नहीं बोल देंगे, तो ये तो बेकार के। अच्छा किसी ने उसको, मोदी ने कहा था 10-10 लाख रुपए बांटेंगे, ठीक है, नहीं वो तो उसने एक्चुअली बोला ही था, उसने कहा था अगर बाहर के देश से हम सारा काला धन ले आए, हमारे अदर कंट्री में जितना भी हमारा जो ब्लैक मनी छुपी है ना, अगर सारी की सारी ले आए तो हर एक इंसान को अगर 10-10 लाख बांटे तो भी कम नहीं पड़ेगा, ऐसा बोला था। और पता है लोग इतनी गाली बकते हैं उसको, तूने कहा था 10 लाख रुपए देने के लिए। भाई ये पागलपंती चलती है। सुनो, तो पहला पॉइंट क्लियर है भाई, हिंदी में लिखो पहला पॉइंट, इनमें कथन मूल्यांकन निहित है, इनमें कथन मूल्यांकन निहित है। दूसरा पॉइंट डालो इंग्लिश के अंदर, दीज स्टेटमेंट्स लीड टू कॉन्ट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स। कॉन्ट्रोवर्सीज होती है ना, एंड डिबेट। कॉन्ट्रोवर्सीज स्पेलिंग लो, CONTROVERSIES, कॉन्ट्रोवर्सीज एंड डिबेट। हाँ भाई ये वाली सब बातें क्लियर है। पहले इसमें हिंदी में देखो क्या बोलेंगे, इस कथनों के कारण विवाद एवं बहस होती है। इन कथनों के कारण क्या है, विवाद और बहस। देखो तुम सबको एक बातें पता है, मान लो कि अगर कोई भी इंसान ऐसा बोल, देखो जैसे ना बहुत सारे जो पंडित लोग हैं पता क्या बोल रहे हैं, वो सारे ऐसा बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है ना, तो ऐसे ही जिस तरीके से मुसलमानों ने और देशों पर कब्जा किया है, ठीक, बहुत सारे ऐसे देश थे जिसमें मान लो पारसियों का देश था, ठीक है, तो वहाँ पे पहले पूरे पारसी थे, ठीक है, अब क्या वो मुसलमान का देश बन गया, ठीक है। तो अब कैसे हुआ था, वहाँ पे मुसलमान की संख्या पता है एक बार में मान लो 4 गुनी हो जा रही है बार बार, ठीक है, हर बार पता है डबल से डबल होती जा रही है। मान लो 2 जने हैं, ठीक है, अब वो 8 बच्चे पैदा कर दे रहे हैं, भैया ऐसे मुसलमान तो ऐसे कर रहे हैं। तो अब वो ना इंडिया के अंदर पता क्या बोल रहे हैं, इंडिया के अंदर ना अब ना कुछ लोग ऐसे ही स्टेटमेंट दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई अगर इसी तरीके से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती रही ना, तो एक दिन हमारे देश पे मुसलमान का कब्जा होगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो हिंदू जो लोग हैं ना, वो अपने धर्म को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं आते, अपने जो उनका जो रिलीजियस वगैरह है उनको बोलते हैं क्या छोड़ना क्या है। लेकिन जो मुसलमान लोग हैं भाई, वो बोलते हैं तू नमाज़ पढ़, अपने बच्चे से बोलते हैं ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़, नहीं पढ़ेगा स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर बोलता भागवत गीता पढ़, हमारे घर में बेटा बुक पढ़ ले, अच्छे मार्क्स आने चाहिए तेरे, ठीक है, वही कर ले। और भाई वो जो मुस्लिम है वो लगे पड़े। पता तुम सब मानोगे नहीं, जैसे हमारे जो इंडियन लोग हैं ना, वो अपने भगवान को गाली दे देते हैं, ठीक है, अपने भगवान को गाली देते हैं, ठीक, लेकिन मुसलमान में नहीं देते। मेरा दोस्त था, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम लूँगा नहीं, ठीक है, तो अब वो क्या है कि उससे ना किसी ने एक बार बोल दे कि सुअर बोल दे, किसी ने बोल दे कि सुअर बोल दे, उसने नहीं बोला, उससे चलो छोड़ो वो बात। दूसरी बात ये थी कि उससे बोला कि तू एक ना भारत माता की जय बोल, ठीक, वो पिट गया लेकिन बोला नहीं उसने। अब उनके अंदर मान जाता। देखो दूसरी बात और, जैसे शिवलिंग का जो प्रसाद है वो नहीं खाते हो, ठीक, उनके अंदर मान जाता है कि पत्थर मतलब कि पत्थर की परिक्रमा लगा जो प्रसाद है ना, हम उसको नहीं खाते, उनके अंदर मान जाता है। हमारे यहाँ देख लो कुछ भी खा रहे, भंडारा हो रहा चलो खाने के लिए, ठीक है, भंडारा हो रहा मस्जिद के बाद बिरयानी बट रही चलो खाने, हमारे यहाँ नहीं मानते, वो साथ मानते हैं। अब ये क्या, ये विचार है हमारे पास, मतलब कि मुसलमान है, मुसलमान की संख्या अगर बढ़ती रही तो एक तरीके से हमारे देश पे एक दिन मुसलमानों का कब्जा होगा,
ये क्या है, विचार है। मेरे पास क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है। तो अब इन बातों पे बहस होती है, ठीक है। तुम ना अगर वो देखते हो मतलब कि न्यूज़ वगैरह, हाँ, तो भाई खूब लड़ाई चल रही होती है, भाई गाली बक देते हैं बैठे बैठे, हाँ वो गाली दे देते हैं वो। तो ये चीज़ें हैं। अब सुनो, तो भाई मैंने क्या बोला यहाँ पे कि इन कथनों के कारण विवाद एवं बहस होती है, ये बातें पता है हमें, ठीक। और इसके बाद ना थर्ड इसमें स्टेटमेंट में जो लिखे उसमें, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट opinions and are not verifiable for truth, and are not opinions and are not verifiable for truth। वेरीफाइबल होता है फॉर ट्रुथ। लिखो भाई हिंदी में, ये कथन केवल विचार देते हैं, इनकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। सुनो, मैंने क्या बोला कि भाई मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिया, पहले महात्मा गांधी बताऊँ मैंने, जो मनरेगा है, मैंने क्या बोला मनरेगा के अंदर, भाई मैंने बोला कि मनरेगा से ऐसा होगा कि हमारे देश में जो है बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ये तो बात है। लेकिन हम श्योर नहीं है इस बात के लिए, बताओ हम श्योर है किस बात के लिए, हम सिर्फ सोच रहे हैं हाँ हो जाएगी, ठीक। दूसरी बात कह रहा हूँ कि भाई जो मुसलमान है, ठीक, इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, तो क्या पता उससे ज़्यादा हिंदू बढ़ रहे हो, हमें पता थोड़ी ना है। 2011 का डाटा है हमारे पास अभी तक, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं मुसलमान की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक, ऐसा बोला जा रहा है। तो अब ना ये सिर्फ हम सोच रहे हैं, जरूर इसका कोई प्रूफ नहीं कि हमारे पास है, ठीक है। वैसे मनरेगा है, जो मनरेगा है, क्या इससे एक्चुअल में लोगों को नौकरी मिली? लोग बोलते हैं कि भाई नौकरी मिली नहीं मिली, कुछ पता नहीं है। और ये फौज वाली नौकरी कम हो गई, 4 साल की नौकरी कर दी, ठीक। नहीं मैं बता रहा हूँ, देखो नहीं प्राइवेट जॉब करेंगे। सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पता है ऐसा, मेरी बात सुनो, ये बोल रखा है कि अगर मान के चलो, देखो जो 4 साल की नौकरी है ना, तो उसके बाद बोला कि तुम्हें प्राइवेट जॉब हम देंगे, ठीक। लेकिन अब भाई मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कंफर्म नहीं है अभी, ठीक। पता हो इतनी सारी प्राइवेट जॉब कहाँ से लाएंगे, हर 4 साल में रिटायर होंगे वो। ये बात भी क्या पता उन्होंने फिर ट्रेनिंग दे, हो सकता है उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह दे, ठीक है भाई। एक बार इसकी लास्ट की जो स्टेटमेंट है ना वो लिख लो, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट व्हाट ऑट टू बी, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट व्हाट ऑट टू बी, reflect what ought to be as a solution to economic problem, as a solution to economic problem, solution to economic problem। और हिंदी में लिखो भाई, यह कथन दर्शाते हैं कि किसी भी आर्थिक समस्या का उपाय क्या होना चाहिए, किसी भी आर्थिक समस्या का उपाय क्या होना चाहिए। सुनो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो इकोनॉमिक्स, ये जो मेरे पास स्टेटमेंट होती है ना, जो भी मेरे पास नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होती है, वो ये बताती है, मतलब कि अगर हिंदी में बोला जाए जो आदर्शात्मक जो कथ्य हैं, ठीक है, ये हमें ये बताते हैं कि भाई किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक है। ये वाली बातें देखी जाती है इसके अंदर। बात समझ आई? सुनो भाई देखो, ये मैंने जितनी बातें बता दी, तुम्हें क्या करना है, घर से एक क्वेश्चन लिख लो उसमें, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसको करके लेके आना है। और कहाँ से करोगे? सुनो भाई, अब इसके बाद मेरे पास एक टॉपिक और है, नॉर्मेटिव, और जिसके बाद पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हिंदी में है, वास्तविक अर्थशास्त्र तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करो। भाई देखो पता है ऐसे क्वेश्चन ना बनने के चांस होते हैं, ठीक। जैसे मैं तुम्हें ये दोनों बता दिए, इनमें स्टेटमेंट आती ज़्यादातर, तुम्हें 6-7 स्टेटमेंट दे देंगे, पूछने बताओ ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, हमेशा पूछते हैं। फिर सुनो, हम अगली बात करते हैं कि भाई देखो, अब एक हेडिंग डाल लो कि व्हाट इज इकोनॉमी। पहले मैंने इकोनॉमिक्स का मतलब बताया था, अब इकोनॉमी बता रहा हूँ। और हिंदी में लिखो अर्थशास्त्र, एक मिनट, अर्थव्यवस्था क्या है। पहले तो मैं अर्थशास्त्र पढ़ाया था मैंने कि अर्थशास्त्र क्या है, अब हमारे पास है अर्थव्यवस्था क्या है।
व्हाट इज इकोनॉमी, ECONOMY, इकोनॉमी। अब सुनो भाई, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या निकल के आती है। जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो सबसे जो मेन फैक्टर होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए पैसा कमाते हैं। बस मारी क्या बोला मैंने, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए पैसा कमाते हैं। और देखो लाइन के लिखी इसमें कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। ये तो लिखा हुआ है बस भाई। एक देखो ये मेरे पास क्या पता है मैंने कि एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक, जिसके अंदर लोग जो है अपने आप को जिंदा रखने के लिए पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई इसके अंदर इकोनॉमी इज सिस्टम, इकोनॉमी इज अ सिस्टम is a system by which people of an area earn their living। देखो भाई हिंदी में, अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी जीविका अर्जित करते हैं। सुनो भाई, अब ना हम एक लास्ट बात कर रहे हैं जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो, सबसे पहले मेरे पास भाई आती है, हम टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले मैं तुम्हें नॉर्मली बता रहा हूँ। मेरे पास पहले तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, दूसरा होता है सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी, तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। पहले मेरे पास जिसको बोलते हैं, देखो समाजवाद बोल सकते हैं, अर्थव्यवस्था, ठीक। और जो मेरे पास जो दूसरा है इसको पूंजीवाद बोलते हैं, तीसरा है मिश्रित। मैं तुम्हें पहले कैपिटलिस्ट के बारे में बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था बोल के चलते हैं। ये होती क्या एक्चुअल में, देखो ये मेरे पास एक ऐसी अर्थव्यवस्था, मतलब एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा मान लो एक प्रोसेस है जिसके अंदर लोग जो है ना सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, सिर्फ प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, बस इसके ऊपर ध्यान होगा और किसी के ऊपर ध्यान नहीं है। जैसे मान लो कि किसी काम को करने के दो तरीके हैं, किसी भी काम को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मेरे पास ऐसा होता है समाज का भला हो जाए, दूसरा सिर्फ उस अकेले का भला हो। ऐसी तो है, मैं कोई भी काम करूँ दो तरीके से करूँगा। पहला कि भाई समाज का भला हो, दूसरा उस अकेले का भला हो। जैसे मान के चलो कि भाई कोरोना की वैक्सीन चल रही थी, अगर जितने भी जो गवर्नमेंट वो हैं एम्प्लॉय वगैरह, या फिर मान लो जो भी गवर्नमेंट जो डॉक्टर थे, वो क्या सोचते थे, समाज का भला हो, ठीक। लेकिन प्राइवेट वाले क्या सोचते थे कि हम कैसे प्रॉफिट कमाएं, यही तो है। तो पता है प्राइवेट जो हॉस्पिटल के लोग थे ना, वो सबसे पहले वैक्सीन ले आए थे। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, उन्होंने पहले ही वैक्सीन लगवा ली थी, प्राइवेट में जाके लगवा ली। तो प्राइवेट वाले क्या सोच रहे थे भाई कि पैसा, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। प्राइवेट के देखो ये प्राइवेट वाली बातें चल जाती हैं। जब भी मैं बोल दूँ कैपिटलिस्ट, तो इसमें पैसे के बारे में, प्रॉफिट के बारे में सोचा जाता है। लेकिन अगर दूसरी बात की जाए ना, जो मेरे पास क्या है कि इसका अपोजिट, ठीक, जिसको हम बोलते हैं मतलब कि सेंट्रली प्लान्ड या फिर कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रित अथवा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। बस हमारी क्या बोला मैंने, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। ये क्या होती है भाई, इसमें समाज के बारे में सोच के चलते हैं, ठीक। इसमें सारी की सारी पावर सरकार के हाथ में होती है। जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा, पहले लोगों के बारे में सोचा जाएगा, फिर लिया जाएगा। अमेरिका के अंदर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है, ठीक है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। बस मैं क्या बोला हूँ, इकोनॉमी के अंदर हो गया। चीन के अंदर भी सेम चल रहा है, ठीक। पता है जब ना 1947 के बाद, अच्छा तुम्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद है, कब था, 1939 से 1945 तक, ठीक। तो 1945 में तक जो दूसरा विश्व युद्ध, अरे पढ़ा हुआ ना सृष्टि में, ठीक है। तो अब उसमें क्या था भाई कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ हमारे पास कि जो भी देश है ना जिनको ग्रो करना है, अच्छा दो वो याद है, यूएसए यूएसएसआर वगैरह, हिंदी में इसको बोलते हैं सोवियत संघ और मतलब अमेरिका था यार। चलो सुनो, मैं तुम्हें ऐसा बताता हूँ कि ना आज़ादी के मतलब कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया जो है ना पूरे दो हिस्सों में बट गई थी, ठीक। एक था सोवियत संघ के कंट्रोल में और जो दूसरा था वो अमेरिका के कंट्रोल में था, ठीक।
तो अमेरिका के कंट्रोल में जो देश थे ना, वो सारे के सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का यूज़ कर रहे थे, ठीक। और जो उसके अंदर थे, और जो सोवियत संघ के अंदर थे, वो सारे के सारे यूज़ कर रहे थे जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, इसका उपयोग कर रहे थे। देखो मैं नॉर्मल सी बात बोलूँ, एक ऐसा होता है जो जिसको मैंने सेंट्रली प्लान्ड, इसमें सरकार के ऊपर सारी पावर होती है, सरकार के पास सारी पावर होती है। दूसरा जो मेरे पास बोला जिसको पूंजीवादी बोलते हैं, जिसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर सारी के सारे जो कंट्रोल, देखो सरकार के पास सिर्फ थोड़े बहुत कंट्रोल होते हैं और बाकी लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। बस भाई मैंने एक बोला, एक मेरे पास ऐसा होता है इसमें सारी पावर सरकार के हाथ में। जो दूसरा हमारे पास है उसके अंदर क्या होता है, जो लोग हैं अब वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, ठीक। सरकार को बस हाँ ठीक है इतना पता नहीं बस सरकार है, और कुछ बातें सरकार भी फायदे के बारे में सोचती है, ठीक है। अब सुनो क्या होता है भाई, सबसे बड़ी बात यहाँ देखी जाती है, क्या हो तुम्हें, और उसको नहीं बैठ जाओ, मैं इससे आगे और कुछ नहीं कर सकता। सुनो भाई, देखो मैंने क्या बोला कि जैसे मान के चलो हमारे पास इकोनॉमी दो टाइप से, सबसे पहला मैंने वो ये बोला जिसमें सरकार कंट्रोल करती है, दूसरे में ना जो जनता है उनके कंट्रोल में आता है, मतलब तो मार्केट के हिसाब से देखा जाता है, ठीक। जब सरकार कंट्रोल करती है ना, उस केस में क्या होता है, तुम्हें कुछ भी काम करना है सरकार से पूछो, ठीक है। कुछ भी काम करना तुम्हें सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार डिसाइड करेगी तुम एक महीने में कितना खर्चा करोगे, सरकार डिसाइड करेगी भाई तुम्हारी इनकम कितनी होनी चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ मिक्स्ड है, बिजनेसमैन भी है, ठीक है, और ऐसे लोग भी सिर्फ सरकार के बोलने पर चलते हैं, हमारे यहाँ का मिक्स्ड है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, तो समझ आ रहा नहीं यार तुम्हें, चलो कोई नहीं रिकॉर्डिंग देख लेंगे। सुनो देखो मैंने क्या बोला भाई, सबसे पहला मेरे पास वही है जिसमें सरकार कंट्रोल करती है, दूसरा मेरे पास में सरकार कंट्रोल पूरा नहीं करती, ठीक। तो अब इसके अंदर देखा क्या जाता है, जो मेरे पास पूंजीवादी है, जो कैपिटलिस्ट है, इसके अंदर सिर्फ फायदे के बारे में सोचते हैं, सिर्फ पैसा पैसा और पैसा, ठीक है। जो दूसरा मेरे पास है ना, वो क्या भाई, समाज का भला चाहते हैं, ठीक है। अब सुनो, जैसे आपने चीन में भी वो कौन सी कैपिटलिस्ट, हाँ कैपिटलिस्ट चलती है, कैपिटलिस्ट मतलब जिसमें समाज का भला, नहीं जो सिर्फ फायदा सोचते हैं अपना, लेकिन वहाँ तो सिर्फ सारे डिसीजन जो वहाँ का वो है प्रेसिडेंट वही लेता है, वो प्राइवेट अथॉरिटी लेती है, सरकार डिसीजन नहीं लेती, जो जितनी प्राइवेट अथॉरिटी है वो लेती है। सुनो मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो कि सबसे बड़ी बात हमारे देश में क्या होता है, अगर मुझे दुकान खोलनी है क्या मैं सरकार से पूछूंगा, अगर उसे रजिस्टर कराना है हाँ तो पूछूंगा ना, वरना तो नहीं पूछना पड़ता मेरे को, ठीक। यहाँ पे हमारा यहाँ मिक्सड है, अमेरिका के अंदर तुम्हें एक शॉप खोलना, ठीक, तो सरकार से पूछना है तुम खोल लो। लेकिन कोई ऐसा देश, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है, नॉर्थ है जहाँ पे वो तानाशाह है, हाँ नॉर्थ है ना, नॉर्थ के अंदर अगर तुम्हें एक बाइक खरीदनी है ना, सरकार से पहले परमिशन लो। अगर तुम्हें एक काला कोट सिलवाना है, वैसे तो अलाउ नहीं है वहाँ पे काला कोट, क्योंकि सिर्फ उसी को पहनना अलाउ है, ठीक। तुम्हें हेयर कट वो सरकार ने तो डिसाइड कर दिया वैसे ही कटवाना है, इसको बोलते हैं, ठीक। ऐसे अगर हमारे यहाँ हो गए ना भाई, इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक। नहीं वहाँ से भागने नहीं देते, तुम भागने से तो तुम्हें उड़ा देगा वो, ये चीज़ें, ये सारी बातें होती हैं। हाँ नहीं वो छुपा हुआ था थोड़ा सा, मतलब वो बोलते ही हाँ कि उसको कहीं कोरोना ना हो जाए। देखो अच्छा देखो हमारे देश में क्या पता क्या सोल्यूशन निकाला, कोरोना हो गया तुम्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, पता वहाँ पे क्या था, जहाँ केस निकला उड़ा दो, सर पे गोली पड़ी थी सीधा, ठीक। अब ना लोग डर के मारे केस बताए नहीं थे, लोग डर के मारे केस हाँ हमें कोरोना कोई बताया नहीं रहा, मना थोड़ी ना से, घर में छुपा हुआ है आराम से। तो इस चक्कर में ना बाद में वहाँ पे ऐसी कंडीशन आ गई कि एक जो ब्रेड का पैकेट है वो 2700 रुपये का बिक रहा था, सोचो। वहाँ ये मान देखो वहाँ पे वही चला हमारे पास क्योंकि सरकार के कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में अगर सारी बात आ जाती है ना तो पता है सरकार करती है। देखो उसने अपने कानून लागू कर रखे हैं, उसने अपने रूल बना रखे हैं कि हम बाहर से कुछ भी नहीं खरीदेंगे, ठीक। अगर उसने ऐसा कानून बना लिया है तो पता है अपने सैनिकों, अपने पूरे देशवासियों को
6 महीने आलू खिला रहा है, लगातार 6 महीने आलू आलू खाओ, ठीक। 6 महीने जो मतलब कि ना सीजन होता है ना उसका, तो पूरे वही खिला रहा है बस। हाँ, सिर्फ वही खाओ, बाहर से कुछ नहीं मंगवाता। हमारे देश में तुम्हें जो खाना है वो खा लो, ये चीज़ है। बात समझ आ गई? अब सुनो भाई, देखो हमारे पास ना इसमें तुम्हारे पास बुक में तुम्हारे डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक। किसके अंदर भाई? मतलब कि कंट्रोल और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक। दूसरा मेरे पास है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, ठीक। फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तीनों एक ही होती है, ठीक है। और लास्ट मेरे पास है मिक्स, जो दोनों को मिक्स करके होता है, ठीक। नेक्स्ट क्लास के अंदर ना इसका जो डिफरेंस है वो लिख के लेके आ जाना, ठीक है। बाकी फिर जाके अभी तुम्हें इसकी रीडिंग करनी है, ठीक। फिर जो भी तुम्हारे डाउट आते हैं मैं उसको समझाता हूँ भाई। तुम्हारे देखो चैप्टर वैसे एंड है, इसमें एक दिन तुम्हें लिखवा दूंगा वैसे क्लास के अंदर, और बाकी फिर जाके हम इसका शुरू करेंगे नेक्स्ट। भाई इसका जो नेक्स्ट वाला है वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। हमारे पास जो है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, मतलब कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें तुम्हारा दिमाग ना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करेगा, क्योंकि तुमने पहले बेसिक क्लास ली थी, ठीक है। अभी तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा हाँ क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। इसकी रीडिंग करना शुरू करो एक बार।